हाँ जी। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम आज क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को पढ़ेंगे। ठीक है, किस किस चीज़ों के मिश्रण से एटमॉस्फेयर बनता है, यानी कि कौन कौन से स्फीयर्स को मिला के एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर। तो ये फेयर्स क्यों बांटे गए हैं और इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, बेसिकली गैसेस हैं ये। बेसिकली तो ये गैसेस हैं, है ना। तो उन गैसेस में जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर की वो गैसेस की है। तो उन गैसेस में कुछ तो होती है अपने पास परमानेंट गैसेस और कुछ होती है अपने पास वेरिएबल गैसेस। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परमानेंट गैसेस की। परमानेंट गैसेस जो होती हैं वो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनका क्या होता है, एक सेकेंड। देखो, ये वो गैसेस होती हैं जिनका जो प्रोपोर्शन होता है ना वो रिमे ऑलमोस्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है एनवायरनमेंट में। एटमॉस्फेयर में परमानेंट गैसेस की प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट इक्वल रहती है हर जगह। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ना। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सुना होगा, तो वो 78% और ऑक्सीजन 21%। उसके बाद आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। तो ये कुछ परमानेंट गैसेस हैं जिनकी जो मतलब प्रोपोर्शन होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। कहने का मतलब है कुछ ऐसी गैसेस होती है जो हर जगह हर समय लगभग सेम अमाउंट में होती हैं, एंड इसी इसी को हम परमानेंट गैसेस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया तो नाइट्रोजन जैसे सबसे ज़्यादा होती है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी भी होती है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। ऐसी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन और कंबर्शन के लिए ज़रूरी होती है। रेस्पिरेशन मतलब हम सांस लेते हैं और कंबर्शन मतलब कोई फ्लेम जल रही है, आग जल रही है, तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। उसके बाद आर्गन है ना। कोई केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती, ये एक इनर्ट गैस है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोटोसिंथेसिस के उसमें बहुत इफेक्ट होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कुछ है अपने पास परमानेंट गैसेस जिनका जिनका जो हर समय और हर जगह पे लगभग सेम अमाउंट में होती हैं ये। ठीक है, अब कुछ होती है अपने पास वेरिएबल गैसेस। अब वेरिएबल गैसेस क्या होती हैं, जैसे वाटर वेपर जो वेराई करती हैं, जगह टू जगह वेराई करती है। ठीक है, अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर लगभग 99% बना लेती है एटमॉस्फेयर का। CO2 कम है, लेकिन क्लाइमेटिक कंट्रोल में इसका बहुत रोल है, अर्थ को वार्म रखता है। ठीक है, तो ये कुछ, लेकिन वेरिएबल गैसेस क्या होती हैं जिनका अमाउंट टाइम और जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब कोई एक जगह है जहाँ पे जैसे कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में क्या होगा, वाटर वेपर की ज़्यादा वो होगी, और जो डेजर्ट एरिया वहाँ पे वाटर वेपर नहीं मिलेंगे। तो दैट इज़ वाई इन्हें वेरिएबल गैसेस बोला जाता है, क्योंकि टाइम और जगह के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती हैं, इनका अमाउंट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये वाटर वेपर क्या काम करता है, वेदर बनाता है, क्लाउड्स बनाता है, ह्यूमिडिटी सब इसी से तो होता है। मतलब अगर बारिश हो रही है तो फैक्टर ये होगा, है ना। क्लाउड्स बन रहे हैं तो फैक्टर ये होगा। ठीक, उसके बाद ओजोन, ओजोन ओजोन यूवी रेस से हमें बचाता है। ये भी, इसकी भी जो, ये एक वेरिएबल गैस है और ये भी जगह टू जगह वैसे चेंज होता रहता है। ऐसे ही डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक, तो ये कुछ है अपने पास कॉम्पोजिशन। अब हम देखते हैं ये हमने अलग अलग स्फीयर्स में क्यों बांटा हुआ है। ठीक है, एटमॉस्फेयर, उसके बाद अब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, इसी के हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एग्जोस्फेयर। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, मान लो ये अर्थ है, इसके ऊपर 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। मतलब 12 किलोमीटर अगर हम हाइट पे जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, लेकिन ये 12 क्यों डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मिजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, फिर एग्जोस्फियर है। इनका मतलब क्या वो है। ठीक है,
क्या रोल है और ये क्यों अलग अलग बांटी गई हैं, ठीक, वो हम देखने वाले हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर से शुरू करेंगे, ठीक। देखो, ट्रोपोस्फेयर जो है 0 to 12 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है एटमॉस्फेयर में फ्रॉम ग्राउंड, ठीक। लोएस्ट लेयर है अपने पास। इसी के अंदर, इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर सारी जो भी क्या कहते हैं वेदर फिनोमिनाज होते हैं वो सारे इसी के अंदर, जैसे क्लाउड्स का बनना, रेन होना, स्ट्रॉम, फॉग, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं सारे वो इसी के अंदर होते हैं। 75% मास इसी के पास है और ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर्स इसी के अंदर हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। अब क्लाउड्स जहां बन गए उसके ऊपर वाटर वेपर जाके क्या करेंगे, समझ रहे हो। मैंने बोला कि ये अगर अर्थ है और इसके ऊपर ये अगर मान लो अपना ट्रोपोस्फेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर तक यहां आके अगर क्लाउड्स बन गए तो इसके ऊपर वाटर वेपर जाके क्या करेंगे, पहुंचेंगे वाटर वेपर। जब यहीं पे क्लाउड बन गए तो, यहीं पे बन गए तो क्या वाटर वेपर ऊपर जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक। तो ऑलमोस्ट सारा वाटर वेपर इसी में होता है और 75% मास, ठीक। टेम्परेचर हर किलोमीटर पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। अब मैं समझाऊंगा ये कैसे अलग है, ठीक है, अभी देखना। और ये कहां तक डिक्रीज होता है, ट्रोपोस्फेयर तक, ट्रोपोपॉज तक, मतलब जहां पे ट्रोपोस्फेयर पे पॉज लग गया, मतलब जहां पे ट्रोपोस्फेयर पे यहां पे ट्रोपोस्फेयर पे पॉज लग गया, इसीलिए इसको नाम दिया। मतलब यहां पे वो ऐसे वाला साइन आ गया, ठीक। अब यहां से ये ऐसा कभी नहीं होता है, वीडियो चलाने वाला ऐसा साइन आ गया, ठीक है। तो यहां पे पॉज लग गया, इसी को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इनकी बाउंड्री जहां से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होगा और ट्रोपोस्फेयर पे पॉज लग जाएगा, इस बाउंड्री को ट्रोपोपॉज बोलते हैं, ठीक है। और जब हम नीचे से जितना ऊपर जाते हैं ना, पर किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर तक, पर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। जैसे हम जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर उठे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी कि ठंड बढ़ जाती है, ठंड बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। और कहां तक ये कम होता है, ट्रोपोपॉज तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब हम चलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। मतलब कि ये अगर ट्रोपोस्फेयर है, इसके ऊपर ये ट्रोपोस्फेयर वाली लाइन है, इसके ऊपर इतना मान लो स्ट्रेटोस्फेयर है, तो यहां से शुरू हुआ तो जहां तक ये खत्म होगा वहां पॉज लग जाएगा, इसीलिए एंड होता है स्ट्रेटोपॉज पे। इसको ना शील्ड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि O3 जो है ना, ओजोन, वो इसी के अंदर लाई करती है फ्रॉम 20 to 30 किलोमीटर। मतलब जमीन से ऊपर 20 किलोमीटर से ओजोन शुरू होती है और 30 किलोमीटर तक एक्सपेंडेड होती है। और ये जो पूरा स्ट्रेटोस्फेयर है वो फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें अनोखी बात है वो ये है कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दैट इज वाई 12 किलोमीटर के बाद हमने इस पोर्शन को एक और नाम दे दिया जिसको हमने स्ट्रेटोस्फेयर बोला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाते ही देखा कि इसके ऊपर क्लाउड नहीं बन रहे, दूसरा ये बहुत क्लियर है, बहुत ड्राई एरिया है, यहाँ पे वेदर वाले फिनोमिना नहीं होते हैं, यहाँ पे स्टेबल वेदर होता है और जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा कि O3 मिल रही है जिसको शील्ड ऑफ लाइफ, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है हमें, ठीक है। तो ये इसको हम शील्ड ऑफ लाइफ वाली लेयर भी बोलते हैं और इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये ध्यान रखना, इंक्रीज होता है, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब देखो मिजोस्फेयर, अब इसको हमने मिजोस्फेयर नाम क्यों दे दिया वो तो समझ में आया कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लग गया और ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर गिर जाता था जैसे जैसे हम ऊपर उठते थे 6.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ जाता है, ठीक है, तो गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन मिजोस्फेयर में क्या होता है ना, टेम्परेचर फिर से गिरना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर फिर से गिरना शुरू हो जाता है और सबसे कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं इसको, सबसे कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, एक्सटेंड करता है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, ठीक है।
और टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मतलब गिरता है, ठंड बढ़ती है। जितने भी मिटियोर्स दिखते हैं ना, जलते टूटते हुए तारे दिखते हैं, ठीक है, वो जो है वो सब इसी के अंदर दिखते हैं। मतलब जब कोई भी शूटिंग स्टार दिखता है यानी मेटेओर जलता है तो वो मेसोस्फेयर में होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ मेसोस्फेयर मेटियोर्स हैपन और एंड्स विद मेसोपॉज, मतलब जहां पे मेसोस्फेयर मतलब टेम्परेचर गिरना बंद हो गया, वहां पे मेसोपॉज लगा दिया, वो बाउंड्री होगी मेसोस्फेयर की। इतने एरिया को मेसोस्फेयर बोल दिया गया, ठीक। कोल्डेस्ट लेयर है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं। तुम देख रहे हो ऑल्टरनेट हैं सारे, मतलब एक में टेम्परेचर, सबसे पहले वाले में टेम्परेचर गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है। इसमें क्या होगा अब, थर्मोस्फेयर, मतलब हीट से पता चल रहा है थर्मोस्फेयर, इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसके अंदर होता है। सबसे हॉटेस्ट लेयर ये इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है उसको। उसके बाद ये यूज़फुल होता है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, ये यूज़फुल होता है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। अब टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो हवा जो होती है वो फैल जाती है और पतली हो जाती है कि फील ही नहीं होती बिल्कुल भी। हवा जब गर्म होती है तो वो बिखर जाती है ना, तो इतनी पतली हो जाती है इस लेयर में कि वो फील ही नहीं होती। ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है ना, क्योंकि ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद इसके अंदर एक नॉर्दर्न लाइट्स का एक फिनोमिना, ऑरोरा के बारे में पढ़ा होगा, वो यहीं पे होता है, वो इसी एरिया में होता है। जब रात को स्काई में रंग बिरंगी लाइट्स दिखती है ना, आर्कटिक या अंटार्कटिक में, तो वो थर्मोस्फेयर का मैजिक है, इसी को ऑरोरा बोलते हैं, ठीक है। जब रात को स्काई में रंग बिरंगी लाइट्स दिखती हैं आर्कटिक या अंटार्कटिक में, तो वो थर्मोस्फियर का मैजिक है, उसको नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, ठीक। अब आते हैं हम एग्जोस्फियर पे। अब एग्जोस्फियर क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये एक्सपेंड करता है 400 किलोमीटर से ऊपर। जितना भी ऊपर है ना 400 से, सब ये एग्जोस्फियर। और इसके अंदर जो है ना, अब तुम सोचो कि पिछले वाले में तो थर्मोस्फेयर था, उसमें इंक्रीज कर रहा था टेम्परेचर, इसमें डिक्रीज करता होगा? नहीं, इसके अंदर इंक्रीज करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और यहाँ हवा इतनी पतली होती है कि मॉलिक्यूल स्पेस में निकल जाते हैं। हवा इतनी फैल जाती है, इतनी गर्म होके ऊपर उठने लगती है कि वो जो होती है वो स्पेस में निकल जाती है। और मोस्टली वहाँ पे क्या मिलता है? हाइड्रोजन और हीलियम। क्या मिलता है? हाइड्रोजन और हीलियम। और सैटेलाइट्स इसी जोन में ऑर्बिट करते हैं, सैटेलाइट्स ऑर्बिट हियर, इसी जोन में सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं अपने आप को, ठीक। तो ये जो था कुछ, ये हमने देखा। तो अब हम ना इसका एक डायग्राम देखते हैं। एक हम न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक, एक न्यू पेज ले लेते हैं। अब देखो मैंने क्या क्या बताया कि ये मान लो अपना अर्थ है, अर्थ का एक वो है, ठीक। अब हमने देखा कि इस पे क्या है, 12 किलोमीटर तक ये है अपना ट्रोपोस्फेयर टिल ट्रोपोपॉज, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर टिल स्ट्रेटोपॉज, फिर मिजोस्फेयर टिल मेजोपॉज, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर, उसके बाद पूरा ये सारा एरिया जो है ये एग्जोस्फेयर का है, ठीक है। तो डायग्राम ऐसे बनाना है, ऐसे भी बना सकते हो और अर्थ को पूरा भी दिखा सकते हो ऐसे। उसके बाद ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फिर इसके अंदर तुमने क्या करना है, इसके अंदर फिर मेंशनिंग करनी है, इस इतने से एरिया को 0 to 12 किलोमीटर दिखाना है, फिर 12 से 50 किलोमीटर, फिर 50 to 80 किलोमीटर, फिर 80 to 400, फिर 400 प्लस। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इसमें दिखाना है कि इसके अंदर सारे वेदर वाले फिनोमिनाज होते हैं, इसके अंदर एयरप्लेन्स उड़ते हैं, क्योंकि इसमें क्लियर और ड्राई वेदर होता है, कोई भी वेदर फिनोमिना इसमें देखने को नहीं मिलता है। क्लाउड्स इसके नीचे बनते हैं, यहाँ तक वाटर वेपर नहीं पहुँच पाते हैं, 75% मास इसमें होता है। उसके बाद फिर मिजोस्फेयर सबसे कूलेस्ट है। इसके अंदर तुम ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दिखाने की कि इसके अंदर जो है टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब ठंड बढ़ती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मतलब गर्मी बढ़ती है, ठीक, गर्मी बढ़ती है। उसके बाद इसके अंदर फिर ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है, मतलब टेम्परेचर गिरता है, फिर इसमें फिर गर्मी, और फिर ऊपर तो सारा ही गर्मी है ना, क्योंकि हवा इतनी पतली हो जाती है, क्योंकि स्पेस में निकल जाती है वो, है ना। तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। फिर इसमें बताना है कि रेडियो
कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये कुछ अपना सारा ये था। इसमें जो है ये बस ये डायग्राम अगर तुमने एक बार खुद से बना के देख लिया और चीज़ें अगर रिकॉल हो पा रही हैं तो दैट्स इट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और हम अगर अब इसमें अब पढ़ने का क्या है, देखो अब हम इसमें से कौन सी लेयर पढ़ेंगे पूरी क्लैम्टोलॉजी में, पूरी क्लैम्टोलॉजी में हम इसमें से कौन सी लेयर पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रोपोपॉज, क्योंकि सारे वेदर वाले फिनोमिना इसी में हो रहे हैं ना। अब हम ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाके तो रहते नहीं है, यहाँ तो रहते नहीं, हम रहते तो इसी के अंदर है ना, इस वाले के। तो सारी जो वेदर वाली फिनोमिनाज हैं वो यहीं हो रही हैं। तो हमें क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना क्या है, यही सब पढ़ना है। विंड है ना, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, सब कुछ तो इसी में हो रहा है। तो हमने पढ़ना क्या है, ट्रोपोस्फेयर। तो हम आगे इसी ट्रोपोस्फेयर को पढ़ने वाले, लेकिन तुम्हें ये सब पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लिया जाता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।